जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है जी। तो उन्होंने एक कंपनी को बनाया, एक तरह से हुawei करके कंपनी बनाई। वो आज नंबर 1 है वर्ल्ड में टेलीकॉम में। तो उन्होंने हुawei को बैन कर दिया, यूरोप में भी हुawei को बैन कर दिया क्योंकि उनको एलकट इसको अपनी यूरोपियन कंपनीज को बचाना था। इवन रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ की हम बात करें तो वो भी हमारे पास रिजर्व्स तो है, बट स्टिल फिर 90% जो माइनिंग या काम हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। हर जगह हर एक टॉपिक के बारे में, टेक रिलेटेड हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, वो सारा घूम फिर के फिर चाइना आ जाता है। उन्होंने तो उसको वेपनाइज कर दिया। टुडे अगर आप देखें तो टॉप 90 टेक्नोलॉजीज में 60 में चाइना नंबर 1 है।大家好，今天这期视频要聊的是一个让印度人扎心的话题：为什么印度一直想追赶中国，现实差距却越拉越大？长期以来，印度社会对中国的态度相当复杂，他们不断强调印度拥有巨大人口、发展潜力，甚至有人坚信印度迟早会超越中国，成为亚洲第一。但尴尬的一幕却在本场访谈中出现了。接受采访的不是普通印度网友，而是被称为印度硬件之父的科技界重量级人物阿贾伊·乔杜里。他亲口承认，中国已经在制造业、科技、产业链等多个领域形成巨大优势，甚至亲口承认全球前90项关键技术中，中国有60项排名全球第一。但问题是，中国当年也并非一开始就领先，为什么几十年后，中国完成了从低端制造、产品制造到自主设计和品牌建设的连续升级，而印度却始终卡在组装这一关？在本场访谈中，阿贾伊·乔杜里把原因一层层剖开，从政府支持、产业政策到营商环境、研发设计，再到长期规划，只为探究中国究竟做对了什么。曾经不断叫嚣要超越中国的印度，如今为何连自己的科技界大佬都开始承认中国确实很强？这背后到底是印度输给了中国，还是中国找到了印度一直没找到的答案？接下来让我们一起走进这场访谈。 हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेहा नागर शो। और आज का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया चाइना से पीछे है मैन्युफैक्चरिंग में। और ये सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ डॉक्टर अजय चौधरी से, को फाउंडर ऑफ HCL, जिनको फादर ऑफ इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो पद्म भूषण विनर है, जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक और टेक इंडस्ट्री के। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की। 2014 के इस इनिशिएटिव के बाद इंडिया को काफ़ी पुश, तो क्या आपको लग रहा है कि हम सही में सर्विस ओरिएंटेड जो नेशन हुआ करता था उससे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम ग्लोबल पावर हाउस मैन्युफैक्चरिंग में बन पाएंगे, या उस तरफ जा भी रहे कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी इस तरह की बातें हुई हैं पिछले 5-7 सालों में, और जो मेक इन इंडिया था उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव था उस समय कि आप जो चीज़ें यहाँ बन नहीं रही हो या इंडिया में बनाएं। और एक तरह से चाइना +1 वॉज एन अट्रैक्शन कि भाई चाइना से लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप ऑप्शन दीजिए उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की। इसलिए मेक इन इंडिया वो एक तरह से एक स्लोगन, बहुत बड़ा स्लोगन बना। पर उस स्लोगन के पीछे लोगों ने करेक्ट काम नहीं किया। मेरे हिसाब से हमको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा था जब हम अपने कंट्री में प्रोडक्ट बना सके। तो लोगों से आपका क्या मतलब है? किसने काम नहीं इंडस्ट्री किया? ने इंडस्ट्री ने अच्छा। इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री जो है वो 2 तरह से काम कर रही है। एक तो सर्विसेज में है, हाँ। तो आईटी सर्विसेज बहुत बड़ा बन गया। इंडिया में 60% हमारी सर्विसेज हैं, बाकी कमोडिटीज हैं और प्रोडक्ट्स हैं, पर प्रोडक्ट्स बहुत कम है। तो हमें एक प्रोडक्ट नेशन बनने के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सफिशिएंट नहीं है। हमें अपने टेक्नोलॉजी बनानी है, अपना डिज़ाइन करना है और फिर मैन्युफैक्चर करना है, और उसमें वैल्यू एडिशन बहुत हाई होना चाहिए। और उसके बाद जब हम और ग्रेजुएट करें तो अपने ब्रांड्स बनाएं ग्लोबली, एक इंडिया में ब्रांड बनाएं फिर ग्लोबली ब्रांड बनाएं, तब हमें रियल वैल्यू मिलेगी मेक इन इंडिया की। बट हम क्यों फेल हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें तो ट्राई तो बहुत किया था, और जहां आप इंडस्ट्रीज की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स का या स्टार्टअप्स का नंबर भी बहुत बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ज़्यादा सोचते हैं।
हमको आज पैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पैसा बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट लेते हैं। पर उसमें एक चीज़ हमने अच्छे से नहीं करी, वो ये कि हम इंडिया में वैल्यू एडिशन इंक्रीज करें। मीनिंग मतलब क्या वैल्यू एडिशन? देखिए उसमें कितनी मार्जिन बनती है अगर आप उसको सिर्फ असेंबल करते हैं। हाँ, तो you mean assemble to करने say से कि हम आपको 6-8% की मार्जिन मिलती है। तो क्या हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं? मेनली यही कर रहे हैं अभी तक। तो ये जो हमने शुरू में पीएलआई किया, उसमें हमने एक तरह से एक गलती करी कि हमने उसमें डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं किया। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत सारा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो उससे क्या है कि हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम होता है। आप देखिए कितना ज्यादा चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और दूसरा मैं इंडस्ट्री को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री क्या कर रही थी, वो जाते थे चाइना, प्रोडक्ट उठाते थे, यहां लाते थे, उस पर एक लोगो लगा के बेच देते थे। क्विक मनी। क्विक मनी। तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अगर आप एप्पल देखें, एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, चाइना में मैन्युफैक्चर करता है। यहां जो एप्पल का मार्जिन मिलता है लोगों को, वो 8-10% मिलता है मुश्किल से। ठीक है। जब कंपोनेंट्स आने लगेंगे तो बढ़ेगा। अब उनकी मार्जिन खुद की देखिए, उनकी टोटल मार्जिन 70% है। क्यों है? क्योंकि वो डिजाइन करते हैं, उसमें कुछ यूनिक चीजें बनाते हैं, वाओ। और उसमें डिजाइन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एप्पल एज अ ब्रांड इज वेरी वेरी बिग। तो बिकॉज ऑफ द नेम, के नाम है एप्पल, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, उनको प्रीमियम मिलता है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो इंडिया 7-8-9% मार्जिन पे खेलता है और चाइना 70% पे? चाइना करीब 40-50% तक जाता है, 40। क्योंकि उन्होंने भी ब्रांड्स बना लिए हैं अपने। अब आप देखिए कितने सारे चाइनीज फोन ब्रांड्स हैं, Xiaomi और ये वो सब। तो ये लोग बहुत मार्जिन बनाते हैं। एप्पल उस सबसे ज्यादा बनाता है क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। राइट। तो वो करीब 10-15-20% तो सिर्फ ब्रांड पे ले लेते हैं वो। बट इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बोला जाता है, स्पेशली फोन्स में। वो तो है हम लोग। अच्छा। वो हम लोग उसमें हमने बहुत काफी आगे बढ़े हैं। हमने बहुत मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, लार्ज वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है। हमको लार्ज वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग सीख पड़ी है उससे। मैन्युफैक्चरिंग से क्या मतलब है? मतलब क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फोन पार्ट्स का, अगर हम बात करें तो? उसमें अगर आप देखें तो एक तरह से सिर्फ असेंबली ही होती है मेनली। तो हम लोग सब जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे चाइना से आते हैं और हम उसको असेंबल करते हैं। कुछ कुछ चीजें अब इंडिया में बनने लगी हैं, जैसे टाटाज हैं, वो उसका कैबिनेट बना रहे हैं। तो इस तरह से काफी चीजें बनने लगी हैं। ओके। अभी तक तो मार्जिन बहुत कम थी, अब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। पर अगर हमने अपनी पीएलआई स्कीम में ये डाल दिया होता, जिस तरह से पीएमपी में करते थे हम लोग, कि भाई आपको 20% तो बनाना है, फिर अगले साल 30 बनाना है, तो उससे क्या होता, लोगों को चैलेंज हो जाता Day one से ही। हाँ। अब हमने क्या किया कि हम उसमें सिर्फ वॉल्यूम पे गए, लार्ज कंपनीज के पीछे पड़े, हम मीडियम कंपनीज को पकड़े ही नहीं, और हमने डिजाइन और R&D पे कोई जोर नहीं। बट जब इतना अच्छा कर रहे होते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जैसे आपने अभी बताया, तो क्या उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलकर और बड़ा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और वो उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो अगर आप देखें तो फंडिंग का प्रॉब्लम इतना नहीं है। जी। फंडिंग तो मिल रही है स्टार्टअप्स को, एंट्री लेवल पे भी मिलती है, एंजल फंडिंग मिलती है, वीसी फंडिंग मिलती है फंडिंग। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ये है कि हम उन लोगों को गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देते। चाइना, यूएस या कहीं पर ऐसे लॉज होते हैं क्या अभी? बिल्कुल है। मिनिमम इतने, देखिए इतना उन्होंने नया क्या होना किया? चाहिए। हाँ। चाइना ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है, जी। तो उन्होंने एक कंपनी को बनाया, एक तरह से हुawei करके कंपनी बनाई। वो आज नंबर 1 है वर्ल्ड में टेलीकॉम में। क्यों है? सारा बिजनेस जो चाइना का था वो हुawei को जाता है आज तक। और इस बिजनेस से हुawei बहुत बड़ा बन गया। अब जब वो अफ्रीका गए या लैटिन अमेरिका गए, किसी भी कंट्री में गए, वो जाके बोलते हैं हम तो $1 बिलियन कंपनी है। मैं उस साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़े बन गए वो। जब वो जाके बोलते हैं हम $1 बिलियन है, हमने इतनी सारी मशीनें बेची हैं, तो लोग खरीदते हैं हमसे। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप को धक्का लगा जी। कि देखो भाई ये तो हुए बहुत बड़ा बन रहा है, और उन्होंने सोचा कि ये लोग तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे,
तो उन्होंने बैन कर दिया इनको अपनी कंट्री से बैन अपनी कर कंट्री। अमेरिका में हुए बैंड है, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस। वाओ। तो उन्होंने हुवे को बैन कर दिया, यूरोप में भी हुवे को बैन कर दिया, क्योंकि उनको एलकट इसको अपनी यूरोपियन कंपनीज को बचाना था। अमेरिका में भी अमेरिकन कंपनी जैसे सिस्को है उसको बचाना था। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया, आप देखिए उनकी स्ट्रेटेजी, हाउ टू सपोर्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू सपोर्ट अ कंपनी। उसको ग्लोबल बनाने के लिए उन्होंने बोला आप जाके लैटिन अमेरिका में बेचिए, आप जाके अफ्रीका में बेचिए, हम आपको 2 साल का क्रेडिट दे देंगे। वाओ। इतना लंबा क्रेडिट लाइन दे दिया कि वो कस्टमर के जाके पास बोलते हैं आप 2 साल तक पे मत करिए, कौन नहीं खरीदेगा। तो लुक एट द सपोर्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय चाइना टू इट्स ओन कंपनीज। एंड ये एक ही है, एक बहुत सारे केसेस हैं इस तरह से। अच्छा, आप ये बताओ कि आप खुद मिनिस्ट्री की एडवाइजरी बोर्ड्स में रह चुके हैं मल्टीपल टाइम्स एंड मल्टीपल मिशंस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो आपका कभी ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ हो कि हम अपने स्टार्टअप्स को इस तरीके से सपोर्ट करें, तो कैसी कॉन्वर्सेशन रही है? देखिए मैंने तो इसके ऊपर एक नोट भी बना के भेजा था जी गवर्नमेंट को कि इसमें हमको स्टार्टअप्स को अगर रियली सक्सेसफुल बनाना है जी। तो हमें मार्केट एक्सेस देना बहुत जरूरी है, पर उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट इस तक के हमारा तो गवर्नमेंट प्रोसेस, हम इसको नहीं बदल सकते। अब वो प्रोसेस पे आप अटक गए तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। हजारों नई कंपनी शुरू कर सकते हैं आप इस तरह से, क्योंकि जितने सारे प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, सब प्रोडक्ट्स में अगर आप स्टार्टअप्स और लोकल कंपनी से खरीदेंगे तो सब बड़ी हो जाएंगी, राइट। वो स्केल हो जाएंगी। वो एक तरह से जो एंकर कस्टमर का रोल है वो हम लोग नहीं पे करते। अब विल सर्कल बैक टू चाइना अगेन। जैसे आपने बोला कि चाइना से हम बहुत चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 30% का शेयर होल्ड करता देखिए है। वो क्या कर रहे हैं, हाँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बोली थी रुचिर शर्मा को। रुचिर शर्मा का नाम सुना होगा ना, रुचिर ने भाई एक इकोनॉमिस्ट है वो, तो उन्होंने एक चीज बोली कि चाइना के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है हर चीज की कि वो सारी चीजें दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं। सारी कंट्रीज में जहां जहां आप देखें, डेवलपिंग कंट्रीज में जगह जगह चाइनीज प्रोडक्ट जा रहे हैं, और वो इस प्राइस पे जा रहे हैं कि वो लोकल बंदा बना ही नहीं सकता उस प्राइस पे। स्केल इतना बड़ा है इतना उनका। बड़ा स्केल है उनके पास, और सारी वैल्यू एडिशन वहीं होती है। तो थोड़ा पीछे जाता है कि कैसे फिर इंडिया, मतलब पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट हम सेम है, और अगर हम 40 इयर्स पहले देखें, 50 इयर्स देखें, तो इतना डिफरेंस नहीं हुआ करता था नहीं सर, होता- राइट? नहीं होता। तो ये 30 इयर्स का या 40 इयर्स में ऐसा क्या बड़ा चेंज हो गया कि सारी जो पावर है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग की वो चाइना के पास चली गई? ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट का सपोर्ट आपने बताया वो, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए भाई, वहाँ उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से काम किया और बहुत सारे डिसीजंस लोकल मेयर्स के पास छोड़ दिए। तो अगर आप चाइना जाते हैं और किसी प्रोविंस में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगाने चाहता हूँ, वो वहीं का वहीं डिसीजन हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ बिजनेस। डूइंग बिजनेस तो बिल्कुल स्मूथ है, और वो एक मेयर सारे डिसीजन ले लेता है। हमारे यहाँ क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम 60 पे तो आ गए हैं, पर अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछिए तो हम पहुंचे नहीं है वहां जहां पहुंचना चाहिए हमें। ईज ऑफ बिजनेस ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई तंग न करे आके रोज। अगर आप आज भी देखें तो इंस्पेक्टर्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, और उन कंप्लायंसेस को करते करते बंदा मर जाता है। इंडिया में लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत टफ काम है। अब धीरे धीरे कुछ सालों में सिंपलर हो गया है, पर हमें बहुत आगे जाना है इससे। रिसेंट टाइम्स में आई थिंक 6-7 महीने पहले पीयूष जी की कोई स्पीच थी कि हम इंडियन स्टार्टअप्स कुकीज़ बना रहे हैं, हेल्दी चॉकलेट बना रहे हैं, क्यों हम टेक में नहीं जा रहे? तो फिर एक स्टार्टअप फाउंडर थे, उनका ट्वीट बहुत वायरल हुआ था कि कैसे उन्होंने कुछ स्टार्टअप बिल्ड किया था और जस्ट बिकॉज ऑफ पेटेंट वाला जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कंप्लायंस होता है, उसकी वजह से उसका स्टार्टअप बंद हो गया बिकॉज वो 2 साल तक उधर चक्कर काटते रहे। सो यही तो है, कंप्लायंसेस में बहुत टाइम लगता है इंडिया में। पेटेंट का काफी इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट 2 साल में, बहुत सारे पेटेंट्स अब दिए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है। बट हर चीज में धीरे धीरे नहीं चल सकते हम, राइट। हमको पेस चाहिए हर चीज में। हमें जो हमारा कंपेटिटर्स हैं वो हमारे से 10x फास्टर है, राइट। और देयरफॉर हमें जो डिसीजन ले रहे हैं वो फास्ट डिसीजन ले रहे हैं। हमें अर्जेंसी दिखानी है, क्योंकि वो जो अर्जेंसी है वो हमारे में नहीं है, मिसिंग है।
इवन रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ की हम बात करें तो वो भी हमारे पास रिजर्व्स तो है, बट स्टिल फिर 90% जो माइनिंग या काम हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। हर जगह हर एक टॉपिक के बारे में, टेक रिलेटेड हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, वो सारा घूम फिर के फिर चाइना आ जाता है। उन्होंने तो उसको वेपनाइज कर दिया जी, उन्होंने तो बोला हम किसी को नहीं देंगे, तो वो एक तरह से उन्होंने वेपनाइज किया उसको। तो देखिए ऐसा है कि चाइना ने लॉन्ग टर्म प्लान बहुत अच्छे से बनाया है और उन्होंने डिफाइन किया है विच टेक्नोलॉजीज दे विल वर्क ऑन। टुडे अगर आप देखें तो टॉप 90 टेक्नोलॉजीज में 60 में चाइना नंबर 1 है। वाह, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से ये सब सोच के आगे बढ़े। शुरू में चाइना भी इंडिया की तरह होता था जी लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग होती थी जी, उसके बाद वो प्रोडक्ट नेशन बना, उसने डिजाइन करना शुरू किया, उसके बाद ब्रांडिंग शुरू करी। वो एक स्टेज से हमें जाना पड़ता है, बेस मैन्युफैक्चरिंग से, डिजाइन से, फिर उसके बाद ब्रांडिंग से धीरे धीरे मार्जिन्स बढ़ती हैं और वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी मार्केट साइज बढ़ने लगती है। थोड़ा सा रेयर अर्थ वाला जो इंडस्ट्री है उसके बारे में और बात करते हैं। आपने बोला वेपनाइज कर दिया, तो ये कैसे जियोपॉलिटिकली कैसे बेनिफिट में काम कर रहा है चाइना के? देखिए वो जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें बहुत मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए रेयर अर्थ की ज़रूरत है। वो उन्होंने बीच में बिल्कुल बंद कर दिया। अब क्या हुआ, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, अब उन्होंने वेपनाइज कर दिया उसको। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है इंडिया में जी, वो ये कि जो आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, अगर उसको आप प्रॉपरली उठा लें, जो पुराने रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, पुराने कंप्यूटर्स, पुराने फोन्स, ये सब, इसमें से आपको बहुत कुछ रेयर अर्थ मिल सकता है। 回顾整场访谈，真正值得我们关注的，并不是一句中国比印度强，而是一个曾经不断强调要追赶中国的国家，如今却不得不正视一个越来越明显的现实：中国的制造业和科技实力确实已经强到了很难绕开的程度。从最初的基础制造到今天的自主设计、核心技术和全球品牌，中国走的不是一条靠喊口号就能走完的路，而是一条几十年持续积累产业链、技术、人才和市场的路。更关键的是，中国并没有停留在世界工厂的位置，而是在不断向产业链更高端攀升。访谈中，阿贾伊·乔杜里也明确指出，中国长期规划、产业布局和技术投入是形成今天优势的重要原因。反过来看印度，问题似乎就更加明显了。印度并不是没有人口、没有市场，也不是没有企业和人才，而是长期存在制造业基础薄弱、研发设计不足、产业链不完整、审批和合规效率低等问题。甚至连印度自己的科技企业人士都承认，印度很多产品依然停留在组装环节，大量核心零部件仍然需要从中国进口。这或许也是为什么过去那些印度迟早超越中国的声音，如今越来越难听见了。因为真正进入产业竞争之后，靠人口规模、靠口号、靠想象，并不能自动变成制造能力。现实摆在那里，中国的产业链、制造规模、技术积累和完整的工业体系就是很强，就是很难替代。甚至有意思的是，一边想要摆脱对中国的依赖，一边又不得不从中国进口大量零部件和产品，一边喊着要成为下一个制造业中心，一边又发现很多关键环节绕来绕去，最后还是离不开中国。所以问题来了，如果印度真的想超越中国，究竟还需要多少年？如果连自己国家的科技界大佬都承认中国在关键技术和产业链上已经形成巨大优势，印度凭什么完成反超？你觉得印度过去那些超越中国的声音为什么越来越少？究竟是印度正在追上中国，还是现实让他们终于明白，中国这座大山远比想象中更难翻过去？欢迎在评论区留下你的观点。